इन हर्बर्ट अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग कंपैरिजन इज आल्सो कॉल्ड। हर्बर्ट की अप्रोच के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमने स्टेप्स पढ़े थे पांच: परिप्रेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। पांच स्टेप पढ़े थे ना। वीडियो नहीं आ रही, सबको स्क्रीन शो नहीं हो रही? सबको स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, मतलब मेरी तस्वीर नजर आ रही थी। अच्छा जी। हर्बर्ट्स अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग कंपैरिजन इज आल्सो का। कंपैरिजन के अंदर ना, जो कि आप खुद बताएंगे मुझे, पांच स्टेप उसके में: परिप्रेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। पांच स्टेप है। इनमें से कौन सा ऐसा है, स्टेप है, जो कंपैरिजन के रिलेट करता है? जी सही बता रही हैं महविश साहिबा। तो ये एसोसिएशन है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज अ किसके लिए यूज होता है? मॉडर्न मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, स्टूडेंट सेंटर, लैंग्वेज टीचिंग मेथड। ग्रामर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किसके लिए यूज होता है? जी, लैंग्वेज टीचिंग मेथड के लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज होता है। वैसे यार एक मैंने है कि मैंने ना अपनी किताब के अंदर इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ऊपर ना नोट्स या वीडियो कोई नहीं बना। चलो, ये तो मेरा किताब के अंदर जो है ना वो एक फीडबैक का पेज होगा, अलग से मैंने ना रखा है, जिसकी मुझे आप लोगों की बाद में पिक्चर सेंड करना लाजमी होगी। प्रॉपर सीरियल नंबर लगा होगा, और मैं हर एक से जिसके पास किताब जाएगी उससे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो किताब को पढ़ के फीडबैक दे, पढ़ के। तो आप, मैं उनमें से बताऊंगा कि मुझे जो टॉपिक आप कहेंगे कि ये आइंदा बुक के अंदर होने चाहिए, एमसीक्यू फला फला, जो भी सजेशन है वो जरूर दीजिएगा। आप बता देंगे, हम लिख लेंगे। खैर, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ना वो मैं इंशाल्लाह अपने नोट्स में शामिल करूंगा आइंदा, इस दफ़ा नहीं था। क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स इन अ स्टैटिस्टिकल कोर्स बाय देयर जेंडर। आप क्लासिफाई कर रहे हैं जेंडर की बुनियाद पे, तो ये कौन सा स्केल होगा? नॉमिनल, इंटरवल, ऑर्डिनल, रेशो? जहाँ हम कैटेगराइज करते हैं, जहाँ हम कहते हैं मेल फीमेल है, हिंदू मुसलमान है, उसको क्लासिफाई करते हैं, तो वो कौन सा होता है? उसको हम बोलते हैं नॉमिनल। Which of the following is not an essential element of report writing? रिपोर्ट राइट करते हुए कौन सा एलिमेंट जरूरी नहीं है? ना भी करें तो काम चल जाएगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन, रेफरेंसेस या नन? जो जरूरी नहीं है तो नन होगा, ठीक है, क्योंकि तमाम ही जरूरी हैं। ना मेथोडोलॉजी के बगैर, ना कंक्लूजन, रेफरेंस। इससे ओले वाला एमसीक्यू समझा दें, वो क्या होता है? इससे पहले वाला, अच्छा सॉरी सॉरी। ये ना मेजरमेंट स्केल जो है ना वो मैंने पढ़ाए थे। मेजरमेंट स्केल हमारे पास है चार: नॉमिनल, आर्डिनल, इंटरवल और रेशो। पहला जो नॉमिनल है ना, उसके अंदर हम बात करते हैं कि जब हम डेटा को कैटेगराइज कर रहे होते हैं, यानी नेम दे रहे होते हैं कि यार ये मेल हैं, ये फीमेल हैं, ये फलां मजहब के हैं, फलां, ये फलां बिरादरी के हैं, फलां बिरादरी के हैं। यानी उसके अंदर सिर्फ कैटेगराइज कर रहे हैं, सिर्फ क्लासीफाई कर रहे हैं, तकसीम कर, नॉमिनल होता है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा आर्डिनल, जब हम चीजों को तरतीब लगाते हैं, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, इस तरह की बात कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्डिनल। तीसरा जो हमारे पास है वो इंटरवल है, जिसके अंदर पिछली दोनों खसूसियात होती है, नॉमिनल वाली, आर्डिनल वाली भी। इसके अंदर एक चीज होती है, एक तो इंटरवल होता है हर गैप स्पेसिफिक के साथ, 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, एक स्पेसिफिक गैप के बाद चीज चलती है। दूसरा इसके अंदर नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो नॉन जीरो से बात ये है कि यहाँ पे अगर जैसे टेम्परेचर है ना, वो जीरो के ऊपर देखें, तो जीरो के ऊपर भी एक टेम्परेचर होता है, जो नुक्ता इंजमाद है। जीरो पे चीज जीरो नहीं है, खत्म नहीं हो गई, जीरो पे कुछ वैल्यू है, तो वो आता है इंटरवल में। आखिरी हमारे पास है रेशो स्केल, जिसके अंदर पिछली तमाम खसूसियात होती हैं, लेकिन वो जीरो स्केल नहीं हो, यहाँ ट्रू जीरो होता है। मतलब है यहाँ मैं कहता हूँ इसकी हाइट जीरो है, इसका मतलब उसकी जीरो हाइट है, मतलब कुछ भी नहीं है। इसका वेट जीरो है, यानी ये चीज जीरो से चलती है।
तो ये वाली बात है, ये पूरा पूरा इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, और ये अहम टॉपिक भी है, इसको कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये इसका नन हो जाएगा ना, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट है। थीसिस जब हम लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग थीसिस को भी कहते हैं, तो रेफरेंस नहीं देंगे, कंक्लूजन नहीं देंगे, मेथोडोलॉजी नहीं बताएंगे, तो कैसे हमारी रिपोर्ट होगी जी। मोटिवेशन है एलिमेंट्स, मोटिवेशन के कितने एलिमेंट है? हाँ जी, ये आप बताएंगे मुझे, मोटिवेशन के कितने एलिमेंट हैं? मैं टाइप नहीं पूछ रहा। टाइप तो आप कह सकते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, नहीं। मैं पूछ रहा हूँ एलिमेंट्स कितने हैं जी। मैडम दानिया बुखारी साहबा, आपने ठीक बताया है। जिया साहब, आप भी ठीक नहीं बता रहे। तीन है। अब कोई मर्द मुजाहिद मुझे नाम बता दें कि मोटिवेशन के एलिमेंट्स के नेम क्या हैं जी। कौन बताएगा? भूल गए? मोटिवेशन तीन एलिमेंट्स हैं। डायरेक्शन, ठीक है। इंटेंसिटी, पहले करना क्या है, किस तरफ को जाना है। इंटेंसिटी जो है वो शिद्दत कितनी है, और परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी कितनी है, ठीक है। कितनी शिद्दत है, कितनी मुस्तकिल मिजाजी है, क्या डायरेक्शन है, ये उसके मोटिवेशन के तीन एलिमेंट्स हैं। ये आपको भूल गए हैं, लेकिन मुझे, मैंने याद ही आज पहली दफा किए हैं। मुझे पहले नहीं पता था, इस सवाल को पढ़ने के बाद याद किया, मैंने रट्टे लगाए हैं बैठ के। ए नॉन रेफरेंस सिस्टम, परसिस्टेंस जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं मुस्तकिल मिजाजी से ही निकला है, लगे रहना, लगे रहो। ए नॉन रेफरेंस सिस्टम चाइल्ड परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड, बच्चे की परफॉर्मेंस किसके साथ कंपेयर की जाती है? अपने किसी मेंबर के साथ की जाती है, कोई क्राइटेरिया से तो नहीं की जाती। दच, क्योंकि नॉर्म है ना, अगर क्राइटेरिया होता तो फिर किस स्टैंडर्ड के ऊपर करते हैं। अब नॉर्म के अंदर तो हम किसी शख्स के साथ कर रहे होते हैं। पीछे पड़ जाए काम के, पीछे पड़ जाए काम के, अच्छा जब परसिस्टेंस। सर हमने नहीं लगाए थे अभी, क्या नहीं लगाए थे? अच्छा जी, द रट्टे, रट्टे ठीक है, रट्टे बहुत लगाने पड़ते हैं आपको एग्जाम से निकलने के लिए। चीज की समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सच ही बताऊं, मैं बड़े खुला डुला बंदा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ एमसीक्यू 80% ऐसे होते हैं जिनके मुझे कंसेप्ट क्लियर है, और वो एमसीक्यूज मेरे सामने रिपीट होके कितनी दफा आ जाए ना, मुझे हर दफा क्लियर है। कुछ एमसीक्यूज होते हैं मैं रट्टा लगाता हूँ, पढ़ाते हुए रट्टा लगाता हूँ, यानी मुझे उसका सर पैर का पता नहीं होता, मुझे पता नहीं होता कहाँ से आया है, बस मैंने देखा, मुझे कोई लॉजिक नहीं मिली, मेरे दिमाग में समझ कोई नहीं आई, मैंने उसको रट्टा लगा लिया। वो एमसीक्यूज कहीं तब्दील होके दोबारा आता है तो मुझे भूल गया होता है। तो रट्टे लगाते रहें, इतने स्ट्रॉन्ग रट्टे लगाएंगे वो आपको पहला लफ्ज पढ़ते साथ ही वो अजबर हो कि यार ये इसका जवाब ये आ जाएगा। फिर जब रट्टे लगाए जाएंगे ना, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा ऐसा चीजों की समझ आना शुरू हो जाएगी। मैंने ये बताया, मैं क्वालिफाई गार्ड को रट्टे लगाए थे, चाहे उसने गलत जवाब दिए थे, मैं गलत को रट्टे लगाए थे, और रटे बार बार पढ़ता रोजाना होता भाई। आज 500 एमसीक्यूज करके जो है ना मैंने सोना है, आज मैंने 1000 एमसीक्यूज करने हैं। अब वो मैं करता था, लेकिन ऐसा ऐसा पढ़ और भी पढ़ता रहता, थ्योरी भी पढ़ता, फलां जगह से पढ़ लिया, ग्रुप के अंदर डिस्कशन हो गई, वहां उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। तो वो चीजें करने से ऐसा ऐसा वो रट्टे से मैं सही एक्चुअल कंसेप्ट की तरफ आना शुरू हुआ। लेकिन चूंकि टाइम थोड़ा था तो रट्टा भी लगा लेना चाहिए। असल में ना मैं एक हाफिज कुरान भी हूँ, और कुरान का भी तो रट्टा ही लगाया हुआ है ना। अल्लाह माफ करे, हमें कौन सा जो है ना वो तर्जुमा तफहीम के साथ आता है। तो इस तरह जो है ना आदत बनी हुई है रट्टा लगाने की ना, तो हर चीज को रट्टा लगा लेते हैं। मैं हम तो जब स्कूल में थे ना, हमारा तो बचपन ही रट्टे में गुजरा है। तो स्कूल में बड़े बड़े मजमून होते थे, कायदे आजम के, अल्लामा इकबाल के, इंग्लिश के अंदर। तो मैं इतने रट्टे लगाता था कि मैं 2 सफ़ों का अल्लामा इकबाल के कहते थे उनके ऊपर मजमून लिखता था, और स्पेलिंग की या किसी एक जो है ना फुल स्टॉप की गलती भी नहीं आती थी। और वो मेरे उस्ताद बड़े वाह वाह जिशान, बहुत लाइक बच्चा है, बहुत जीनियस आदमी है। मुझे पता होता था कि मुझे इसका पहले लाइन का भी तर्जुमा नहीं आता कि इस अल्लामा इकबाल का इंग्लिश के अंदर मजमून जो है, इसके अंदर मैंने क्या किया, बस मैं रट्टा लगाया होता था।
माशाल्लाह, आप बता रही थी आप सुबह से छोड़ने जाती हैं, तो घर में ना हाफिज होना चाहिए। लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि हाफिज अगर बनाया ना, पहली चीज तो ये कि बच्चे को दाढ़ी रखवाइएगा। ठीक है, अगर हम ये करते हैं, हम कहते हैं कि बच्चा दुनियादार भी हो, बच्चा दीनदार भी हो। मैं समझता हूँ ये दाढ़ी है ना, ये कहीं ना कहीं कुरान के साथ आपको अटैच रखती है। ठीक है। और अगर मैंने कितने देखे हैं, वो कुरान पाक के हाफिज वालदैन ने बना दिया, लेकिन बाद में उन्होंने मॉडर्न बनने का भी उनको ख्याल आ गया कि हमें जो है ना दुनियादारी करनी है, और ये दाढ़ी रखेंगे तो रिश्ता नहीं होगा, फलां नहीं होगा। उसके बाद वो लोग ना कुरान पाक से थोड़ा भूल गए। ये कुरान पाक ना हमें हमें ये दाढ़ी जो ना हमें मतलब बाद के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, ये हमें कहीं ना कहीं शर्म दिलाती है कि यार तेरा तेरा ये मकाम नहीं है, तो इस तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा ना ये चीज है। बदल एक मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कुरान पाक का हाफिज बनाए ना बच्चे को, तो उसको दाढ़ी जरूर रखवाएं। बार बार दोहराएं। जो है ना भूल जाती है ना चीजें मैडम दानिया, तो उस चीज को बार बार दोहराएं। ये हम सबको भूल जाती है। यहाँ कौन है जो कहे कि मैं एक दफा पढ़ता हूँ और मुझे याद हो जाती है, लेकिन हम सबको भूल जाती है। हमें चीजों को बार बार पढ़ना पड़ता है। आज एमसीक्यूज पढ़ाए हैं, बल्कि चाहिए ये कि मैंने आज 50 एमसीक्यूज पढ़ाया है, आप पिछले 2 दिन के एमसीक्यूज यानी 2600 से शुरू करें, 2500 से आज तक रिवाइज करें, अगले दिन फिर पिछले रिवाइज करें, या हफ्ते के अंदर एक हफ्ते में जो पढ़ा उसको रिवाइज करें, इस तरह। जी अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल करते हैं। मंजिल नहीं करनी तो हमें तो कुरान पाक भूल जाना है। नहीं, बदल इब्तदा रट्टे से हुई है, ऐसे ऐसे चीजें आ रही हैं। मेहनत करें, बस मेहनत करें और अल्लाह ताला की ज़ात को ना राज़ी रखें। ये दुनिया बड़ी आर्जी है, उसको साथ लेके चलें। और मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि संगी यार कोई बेली होता है मेरा, तो अल्लाह को ना कभी कभी अपना दुखड़ा सुना दिया करें, उसके सामने मसले रखा करें। वो आपका सोल्यूशन बेहतर बताएगा। जब आप बार बार मांगेगा तो अल्लाह कह देगा कि इसको जो है ना इसका कर ही दे, हाजत पूरी कर ही दें यार, हमने नहीं करनी तो किसने करनी है। अल्लाह आसानी पैदा करे जी। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। जबरदस्त। दीनदारी घर में होना ये बड़ी बात है, वरना हर कोई आजकल के बच्चों को तो दिमाग तक नहीं आती। जो अब हमारे दौर में तो मौलवी साहब होते थे, मस्जिद में मार भी खाते थे सारा। अब तो लूडे बच्चे हैं और उनको पता ही कोई नहीं है कि बस स्कूल से ही शुरू होती है दुनिया उनकी। नहीं तो हम तो पहले 5-6 साल जो है वो मस्जिद में रगड़े लगाते थे हम। अच्छा, द चिल्ड्रन इन चिल्ड्रन आर एबल टू थिंक अबाउट द थिंग्स सिम्बॉलिकली। किस एज के अंदर ना बच्चे सिम्बॉलिकली चीजों को सिंबल के साथ जो है ना वो करते थे। यानी सिंबल तस्वीरें देख के बच्चे याद कर देते हैं, ये हॉर्स है, ये कैमल है। उनको लफ्जों से मतलब नहीं होता, उनको चीजों से सिंबल से मतलब होता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसके अंदर ना बच्चे लफ्जों से ज्यादा बच्चे तस्वीरी होती हैं, वो सिंबल्स को ज्यादा याद रखते हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमें ये एजाज हासिल, हम 2 भाई हैं, दोनों हाफिज कुरान है। सिस्टर एक हाफिज कुरान है, एक आलिम और आलिमा भी है, और एक ने तजवीदी किया हुआ है। यानी ये मतलब इसके अंदर मेरा कमाल तो नहीं है, इसके अंदर मेरे वालदैन का कमाल है कि उन्होंने जो है वो इस चीज़ को भी ज़िंदगी के अंदर फोकस रखा कि हमें अपने बच्चों को दुनिया के साथ साथ जो है वो कुछ दीन की तरबियत भी करनी है। तो वो जैसे ना मुझे याद आया कि जब उससे कहा गया ना शाहजहां से कि तेरे जो है ना पोते ने हाफिज कुरान बन गया है, तेरा पोता, यानी औरंगजेब आलमगीर का जो है वो बेटा। तो वो कहता मुझे क्यों मुबारकबाद दे रहे, मेरे बेटे ने थोड़ी बना है, ये तो उसका है। तो कहा जाता है कि बाद में जो है ना औरंगजेब आलमगीर ने भी जो है वो बहुत शार्ट अरसे के अंदर हाफिज कुरान बना था अपने वक्त। तो ये बहरहाल ये वालदैन का एजाज होता है कि उनके जो है ना वो, अब मेरे बच्चे अगर कल को दीनदार होंगे तो वो मेरा एजाज होगा। ये एजाज मेरा नहीं है कि जो मैं हूँ। माशा अल्लाह, मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि दीन फी सबीलिल्लाह पढ़ाया है एक मुफ्ती। वो कैसे? आप आलिम हैं? अच्छा, ग्रुप थिंकिंग एंड कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग इज द हॉल मार्क ऑफ। ये थिंकिंग करना ये किस चीज के अंदर, ये थिंक करना, कोऑपरेट करना, ये किसी ऑटोक्रेट लेजिस्लेयर डेमोक्रेटिक के अंदर आएगा ना, जहाँ पे हम मशवरा करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं। हम कुछ शायद कह सकते हैं कि उनका थोड़ा ना रट्टा लगाने की सलाहियत बन गई होती है ना, तो दिमाग एक्टिव होता है। आप भी देखें जब मुसलसल पढ़ रहे होते हैं दिमाग के सेल एक्टिव होते हैं।
जब हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं ना तो हमारा दिमाग जो है ना वो थोड़ा रुक सा जाता है, सेल डिकी होना शुरू होते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट रेफर टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर सारी चीजें आती हैं, ये डिजाइनिंग, एवेल्युएशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। द वैल्यू ऑफ करिकुलम कैन बी चेक थ्रू। करिकुलम की वैल्यू कैसे चेक की जाती है? ये चेक की जाती है एवेल्युएशन से, ठीक है। किसी भी करिकुलम की वैल्यू, इस तरह का सवाल पहले रिपीट हो चुका है आई थिंक। करिकुलम की वैल्यू जो है उसकी एवेल्युएशन से तो चलती है। सॉरी, ये जी बच्चे ऊपर हैं, मैं नीचे क्लास ले रहा हूँ, और मुझे पता है कि वो शायद अभी सो, उन्हीं को बैठ लेके गया हुआ था कुछ खाने पिलाने के लिए। अभी उन्हीं के साथ वापस आया तो उनको ऊपर भेजा, और मैंने कहा मैं क्लास ले लूँ। द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम मेक, एलिमेंट्स ऑफ कौन से एलिमेंट्स है करिकुलम का ना? करिकुलम डेवलपमेंट, सिलेबस, करिकुलम डिजाइन, या करिकुलम फाउंडेशन? नहीं, नहीं। करिकुलम एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम मेक, मेक का वर्ड जो है ना, ये मेक, मेक किस तरफ लेके जाता है? मेक का होता है डिजाइन। करिकुलम के एलिमेंट्स जो है ना, डिजाइन एलिमेंट्स, ये डिजाइन की तरफ हमें लेके जाते हैं, ठीक है। आखिरी सवाल आज का। इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचर शुड हैव टू, टीचर को क्या करना चाहिए? एक्वायर नॉट ओनली कंप्यूटर लिटरेसी बट कंपिटेंस एज वेल। कि आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर उस्ताद को ना सिर्फ कंप्यूटर को लिटरेसी, कंप्यूटर का पता हो, बल्कि कंपिटेंट भी होना चाहिए। सिर्फ कंपिटेंस नहीं होना चाहिए, यू एक्वायर कंप्यूटर लिटरेसी ओनली, या तो पहला ऑप्शन ही है, ठीक है। जी आज हमारे जो है कितने सवाल हो गए? 45 और 12, 57 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और कोई सवाल है आप लोगों का तो बता दें। जी शुक्रिया, जजाकल्ला, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इस सेशन में थ्योरी नहीं होगी, ठीक है मैडम दानिया, मेरे ख्याल है आपने अभी 2-4 दिन पहले ज्वाइन किया है आई थिंक। ये एमसीक्यूज का सेशन है, इसके अंदर हमने 5,000 एमसीक्यूज मुकम्मल करने हैं। और अगर थ्योरी आपने पढ़नी है ना, तो आपके साथ मैं नोट्स, बल्कि नोट्स क्या लेने, अब तो बेहतर यही है कि मुझे जो है वो 6 तारीख तक किताब आ जाएगी, आप मेरी किताब लें, सामने किताब रखें अपने, और साथ के अंदर जो है ना वो आप इधर से हैंड फ्री लगाएं, क्योंकि पूरी किताब की रिकॉर्डिंग जो है वो वीडियोस की सूरत के अंदर जिस तरतीब से टॉपिक होंगे उसी तरतीब से किताब होगी। तो उसके अंदर ना आप जो है वो इधर सामने किताब रखेंगे मेरी, इधर से मेरी वीडियो सुनते रहिएगा। आप पूरी किताब को 15 दिन में गो थ्रू कर सकते हैं पूरी किताब को, तो आपका जो है बड़ा जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो उससे कर लीजिएगा। अभी सेशन मेरा नहीं है ये वाला जो है ना, थ्योरी का सेशन, वो बाद में देखेंगे। ट्रेडिशनल से मना होता है रवायती, सुपरविजन से मना होता है जो देखभाल करती है, ऊपर हमारे कोऑर्डिनेट करती है। तो ट्रेडिशनल सुपरविजन तो वो होगी कि जो रवायती देखभाल करती है, थोड़ी बहुत सख्ती का आंसर भी होगा, कॉपरेशन भी होगी, मिलजुल के कर रहे होंगे। गाइडेंस होता है रहनुमाई करना, मॉनिटरिंग होता है चेक करना। मॉनिटरिंग की टर्म कहीं ना कहीं जो है वो उसके नजदीक आ जाएगी, इंस्पेक्शन के, मॉनिटर करना, ऊपर निगरानी करना। गाइडेंस तो वैसे रहनुमाई करना, तो ये करना चाहिए। कंट्रोलिंग में भी ये होता है कि सिस्टम कैसे चल रहा है उसको देखना। तो इसको वैसे कंट्रोलिंग, ये इसके मैंने ना, चूंकि मुझे भी आजकल ये कंसेप्ट बोला हुआ है, मैंने ये ना आपको जो बताए थे ना एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसके अंदर जरा जाके देखिए एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो मैंने जहाँ सारे को डिफाइन किया हुआ है, कंट्रोलिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग क्या होता है, जरा उसको देखिए, मुझे इस वक्त भूला हुआ है। तो आप इसको मतलब देख लीजिएगा। गाइडेंस और काउंसलिंग ये होती है कि जब गाइडेंस होती है, एक रहनुमाई करना ओवरऑल, यानी मिसाल के तौर पे जैसे होता है ना, मैं एक सेमिनार करता हूँ, उस सेमिनार के अंदर मैं स्पीच करता हूँ, और मेरी अप्रोच प्रिवेंटिव होती है कि यार बच्चों को ये चीज़ बता दूं, ये मुस्तकबिल में ये करना है। वो किसी इंडिविजुअल का मसला नहीं होता, वो एक जनरल गुफ्तगू हो रही होती है। यानी गाइडेंस एक जनरल गुफ्तगू होती है, सबके लिए होती है, किसी एक के लिए मखसूस नहीं होती। तो जबकि काउंसलिंग जो है ना, इसके हटके एक ऐसी गुफ्तगू है। एक तो काउंसलिंग करने वाला जो है ना वो एक्सपर्ट होगा किसी चीज़ का, जैसे मैं कहता हूँ ना कि मुझे मैरिज काउंसलिंग करवानी है, मैं, तो ऐसा शख्स होगा जिसको रिलेशनशिप के अंदर एक्सपर्टीज होंगी, तो उस काउंसलर मुझे जो है ना वो रहनुमाई प्रोवाइड करेगा।
और ये होता है, एक एक्सपर्ट होता है, ये मेरी बात है, 1 to 1 सेशन होता है, यानी एक बंदे का सेशन होता है, किसी और को पता नहीं होता, कॉन्फिडेंस रखा जाता है। एक्सपर्ट होता है, 1 to 1 सेशन होता है, और उसके अंदर उसका मसला हल किया जाता है, फिर इसकी फर्दर डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, वो इसकी इलेक्टिव, वो इसकी फर्दर टाइप्स भी हैं। तो ये एक डिटेल बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको भी ज़रा सुन लीजिएगा तो ये भी पता चल जाएगा। जी, और कोई सवाल है? ओके जी। कौन सी वीडियो सुनी आपने? अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, मैं कहता हूँ कि टाइम के अंदर शायद बरकत कोई नहीं है, ये जिंदगी मसरूफ इतनी हो गई है। मुझे इतना जुनून है पढ़ने का और काम करने का और नए नए, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मतलब ये यकीन कर लें कि मैं इतना मसरूफ था। मैं शुक्र कर रहा हूँ कि मैंने क्लास के आपके, क्योंकि सवाल आजकल साथ के साथ कंपोज कर रहा हूँ, तो अब मुझे इतना टाइम सिर्फ मिल गया कि मैं जो है ना आपके सवाल कर लिए, एक्स्ट्रा काम ये मैं कर सकता, अदरवाइज बहुत ज्यादा। तो मतलब मैं कहता हूँ कभी कभी कि जिंदगी में बड़े बड़े काम ना शादी से पहले कर लेने चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कि शादी ना हो ना तो काम होते ही नहीं है, ये मोटिवेशन शादी के बाद ही मिलती है। तो शादी बड़े टाइम पे हो जानी चाहिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह।